नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और अब बात उत्तराखंड की। सबसे पहले बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे की करते हैं। आज चौथा और अंतिम दिन है उनके दौरे का। जेपी नड्डा आज 3 अहम मीटिंग्स लेने वाले हैं। आज सुबह 10 बजे अकाउंट्स और आजीवन सहयोग पर मीटिंग होगी, तो 11 बजे सीएम और मंत्रियों के साथ एक बैठक होनी है, जिसमें मंत्रियों के 4 साल के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा भी हो सकती है। वहीं 2 बजे पार्टी कोर ग्रुप के साथ एक मीटिंग होगी, जिसमें वर्तमान सियासी हालात और भविष्य के रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। सुनील नौप्रभात देहरादून से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुनील, आज चौथा दिन, बेहद अहम दिन, लगातार कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है। जेपी नड्डा की मौजूदगी को देखकर कार्यकर्ता काफी उत्साहित है अपने बीच देखकर। लेकिन आज जो मीटिंग्स होनी है बहुत अहम होनी है। एक तरफ सरकार ने क्या काम किया है, तमाम मंत्रियों ने किस तरह के काम किए हैं, उस पर बात होगी। और फिर संगठन को भी मजबूत करने की कवायद तो चल ही रही है। बिल्कुल मेनका, जेपी नड्डा ने खासकर जो देहरादून का 3 दिन का दौरा था, एक दिन उन्होंने हरिद्वार में बिताया। इस 3 दिन में 13 मीटिंगों का कार्यक्रम था। कल तक उनकी 10 मीटिंग पूरी हो चुकी हैं। आज 3 महत्वपूर्ण मीटिंग है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आज वो मुख्यमंत्री के साथ, उनके मंत्रिमंडल के साथ बैठक करेंगे। वो जानेंगे कि किस तरह से प्रदेश में सरकार अपनी नीतियाँ लागू कर रही है, सरकार के सामने क्या समस्याएँ आ रही हैं। इसके अलावा चूँकि चुनावी वर्ष है, सरकार चुनावी मोड में है, तो क्या क्या वो योजनाएं हैं जो जनता के बीच ले जाई जा सकती हैं, या फिर सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक कितनी पहुंची हैं, हर चूल्हे हर घर तक कितनी पहुंची हैं, लोग कितना उनको समझ पा रहे हैं। इन सारे बातों पर आज विचार विमर्श होगा जब मंत्रिमंडल के साथ वो बैठेंगे। इसके साथ साथ पिछले 4 सालों में जो मंत्री हैं उन्होंने अपने विभाग में जनोपयोगी योजनाएं बनाने में, विकास का खाका खींचने में वो कितना सफल रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने किया है और क्या दिक्कतें जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो ज्यादातर, और खासकर जब विपक्ष बिखरा हुआ हो, मजबूत ना हो, तो सब कुछ गुड लगता है सत्ता के अंदर मंत्रियों के कामकाज को लेकर। क्या ऐसे कोई विभाग भी हैं जिस पर तल्ख टिप्पणी हो सकती है? खासकर हमने कई मंत्रियों को देखा जिन पर कई तरह के विवाद हाल के दिनों में जुड़े रहे। बिल्कुल मैंने कहा, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में है, 2022 का चुनाव नज़दीक है, तो सरकार और संगठन की ये कोशिश होती है कि ऐसा कोई भी मुद्दा न हो, या फिर संगठन के स्तर पर ऐसा कोई विवाद न हो जो सड़कों पर जाए या जिससे पब्लिक में गलत इमेज सरकार और संगठन की जाए। इन तमाम बातों पर विचार विमर्श होगा, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह से रेखा आर्य के विभाग में, बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण विभाग में मंत्री और अफसरों के बीच विवाद हो गया था। श्रम मंत्री हरक सिंह रावत के विभाग का आपने देखा कि उनको कर्मकार कल्याण बोर्ड से हटा दिया गया था। उसके बाद लगातार वहां पर घोटालों को विपक्ष जो है मुद्दा बना रहा है। तो इन मसलों पर चर्चा हो सकती है कि खासकर चुनावी वर्ष में जरूरी भी है। जिस तरह से पार्टी को, सरकार को मजबूत छवि और पार्टी को मजबूत करने का कवायद कर रहे हैं जेपी नड्डा, तो इन मुद्दों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। जिन मुद्दों से पार्टी की छवि बिगड़ती हो या ये मैसेज जाता हो कि सरकार का अपने अधिकारियों पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो इसको भी शायद कैडर करे। धन्यवाद इस वक्त आपका सुनील, पूरी जानकारी देने के लिए। अगली खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं और उन्हें भविष्य की रणनीति बता रहे हैं। जेपी नड्डा ने बूथ मीटिंग के दौरान कार्यकर्ताओं को समझाया कि पार्टी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती, बल्कि राष्ट्रवाद पर चलती है। बूथ मीटिंग के दौरान एक कार्यकर्ता ने किसानों से जुड़े मुद्दे पर सवाल किया, तो नड्डा ने इसका भी जवाब दिया और कहा कि विपक्ष हताश और निराश है, इसलिए ही किसानों को उकसा रहे हैं। बिना तर्क के कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है। एजेंडा से सेट नहीं होना है, एजेंडा सेट करना है। इसके लिए हमको काम करना चाहिए। उसी तरीके से आपके यहाँ लगभग 4-5 महीनों में 50,000 वाटर कनेक्शन आ गए। वाटर कनेक्शन का मतलब पहाड़ में मालूम है, बहनों के कंधे से घैला उतरवाना। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। 1-1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर हमारी बहनें पानी लाने के लिए जाती हैं कि नहीं जाती थी। अगर उनके घर में वाटर कनेक्शन आता है और शुद्ध जल आता है तो परिवर्तन है कि नहीं है। देवभूमि के दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। कार्यकर्ता भी जेपी नड्डा को अपने बीच पाकर उत्साहित हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान वो लगातार मीटिंग ले रहे हैं। रविवार को जेपी नड्डा ने कई विभागों के संयोजकों की बैठक ली। बैठक में भविष्य के रोड मैप पर चर्चा की गई। जेपी नड्डा इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय गए, जहां उन्होंने संघ नेताओं से करीब 1.5 घंटे तक मीटिंग की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी और पार्टी के महामंत्री भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा इसके बाद कैंट विधानसभा के शास्त्री नगर बूथ पर लेवल पदाधिकारियों की बैठक लेने पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने कार्यकर्ताओं को कहा कि बिहार में लोग कह रहे थे कि बीजेपी चुनाव हार जाएगी, लेकिन बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं के शानदार काम से बीजेपी चुनाव जीत गई। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल के पार्टी वर्कर्स ही लोगों की सोच को वोट में कन्वर्ट करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को महीने में 1 दिन बूथ कमेटी की मीटिंग करने, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर प्रमुख राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा करने जैसे कई सुझाव भी दिए। पार्टी वर्कर्स ने भी इस दौरान जेपी नड्डा से सवाल किए, जिसका पार्टी अध्यक्ष ने जवाब भी दिया, जिससे कार्यकर्ता भी संतुष्ट नजर आए। ठीक अच्छा है, कभी हमने सोचा ही नहीं था कि हम वो इतने बड़े जो हमारे अध्यक्ष हैं वो हमारे बीच आएंगे और हमें मतलब इतना उनको देखकर हम इतने प्रेरित रहे कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो कभी हमारे स्लम एरिया में शास्त्री नगर और वार्ड नंबर 42 बूथ नंबर 19 पे वो आएंगे और वो इतना कुछ कहेंगे। जेपी नड्डा लगातार कार्यक्रम कर कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं, जिससे 2022 की राह को और आसान किया जा सके और कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके। इससे आने वाले चुनाव में पार्टी को फायदा हो। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। कुंभ के निर्माण कार्यों की देरी पर सीएम ने क्या कहा, यह भी आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के कारण कुछ काम देरी से चल रहे हैं। पहले नवंबर तक सारे काम पूरे कर लिए जाने थे, लेकिन फिर भी सारे काम कुंभ शुरू होने से पहले ही पूरे कर लिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि पेयजल, बिजली, सड़कें, घाट, साज सज्जा के संबंधित जो काम है वो भी कुंभ से पहले ही पूरे कर लिए जाएंगे। कोविड के कारण कार्यों में थोड़ा विलंब हुआ है। टारगेट ये था कि नवंबर लास्ट तक सारे कार्य संपन्न हो जाएं, लेकिन कोविड के कारण कार्य कुछ विलंब हुए हैं। लेकिन फिर भी कुंभ से पूर्व सारे कार्य हमारे संपन्न हो जाएंगे, चाहे पेयजल से संबंधित हों, बिजली से संबंधित हों, सड़कों से संबंधित हों, घाटों से संबंधित हों और शहर की सज्जा से संबंधित हों। तमाम जो भी काम होने हैं वो कुंभ से पूर्व और कुंभ की तैयारी की दृष्टि से तैयार हो जाएंगे। खासकर जो संत समाज है वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कुंभ का काम पूरा हो पाएगा या नहीं कुंभ की शुरुआत से पहले, जिन्हें भरोसा सीएम की ओर से दिया जा रहा है। अगली खबर और बात कोरोना की। कोरोना अपडेट के हालात पर नजर डालें तो प्रदेश में कोरोना के 424 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में ही 4 लोगों की जान कोरोना की वजह से चली गई। वहीं प्रदेश भर में अब तक 5223 एक्टिव केसेस हैं। उत्तराखंड में कुल कोरोना संक्रमित आंकड़ों की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा 78,000 के पार पहुंच चुका है। इधर होमगार्ड के स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में रैतिक परेड का आयोजन होमगार्ड मुख्यालय में किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने परेड का निरीक्षण किया, परेड की सलामी ली। वहीं सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य में अब होमगार्ड्स की संख्या 6,500 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। साथ ही होमगार्ड निदेशालय में समूह ग के पदों पर होमगार्ड्स को 25% तक आरक्षण दिया जा रहा है। समाज के सम्मान। देखिए, आज होमगार्ड का और नागरिक सुरक्षा उसका दोनों का स्थापना दिवस था, जिसमें बहुत ही भव्य रैतिक परेड का यहाँ पर आयोजन हुआ। निसंदेह ये काबिल तारीफ था। कहीं से नहीं लगता था कि हमारे ये जवान हमारी जो पुलिस से कहीं पीछे। होमगार्ड का स्ट्रक्चर जो 6,411 का था उसको बढ़ा करके 10,000 करने का निर्णय लिया और साथ ही साथ जो समूह गाँव में होमगार्ड के पद हैं उनमें 25% आरक्षण होमगार्ड के जवानों के लिए आरक्षित करने का और साथ ही साथ जो कारागार में बंदी रक्षक हैं उनमें भी 25% आरक्षण देने का सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की।
पुलिस तंत्र को और मजबूत करने की दिशा में सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश पर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि प्रदेश के सभी थानों में पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सिर्फ एक थाना है जहां पर कैमरा इंस्टॉल नहीं हुआ। डीजीपी ने बताया कि जिन थानों में सीसीटीवी कैमरे खराब हैं या बंद पड़े हैं उन्हें भी जल्द ठीक किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय अगले सप्ताह इन सीसीटीवी कैमरों की गुणवत्ता की समीक्षा भी करेगा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सभी थाना चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए हैं और 18 महीने तक मेमोरी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अक्सर से पालन किया जाएगा और उसकी तैयारी कराएंगे। खबर देहरादून से, जहां पर सेलाकुई में डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कंपनी में नाबालिग बच्चों से काम किए जाने का मामला सामने आया। बाल आयोग ने एसएसपी देहरादून से 15 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें, 25 नवंबर को बाल आयोग ने कंपनी पर छापेमारी की थी, जिसमें 94 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। बताया ये जा रहा है कि उनमें से कई बच्चे नाबालिग थे। इस मामले में एसएसपी ने प्रेमनगर के थाना इंचार्ज को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। उनके साथ बाल श्रम का एक ये वहाँ पर हो सकता है कि इस तरह की संभावना हो सकती है, उसको लेकर के उन्होंने लेटर हमको मार्क किया है और इसको हमने जो हमारे सीओ प्रेमनगर हैं उनको बताया है कि इसको पूरा एग्जामिन करेंगे और बात सही निकल के आती है तो इसमें एफआईआर रजिस्टर करेंगे और लीगल कार्रवाई करेंगे। हल्द्वानी के काठगोदाम हाईवे में एक दुकान में भीषण आग लग गई और आग ने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। दिन दहाड़े भीषण आग देख आसपास अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी, तब जाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। तब तक लगभग पूरी दुकान आग के गोले में तब्दील हो चुकी थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये दुकान जल रही है। ऊपर एक शख्स भी मौजूद जो कि शायद आग बुझाने की कोशिश में जुटा रहा। काफी देर तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आकर इस आग पर कंट्रोल किया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। इधर बद्रीनाथ और केदारनाथ को आपस में जोड़ने वाली रुद्रप्रयाग की जर्जर सुरंग का ट्रीटमेंट पूरा का काम चल रहा है। 68 मीटर लंबी ये सुरंग करीब 65 साल पुरानी है। सुरंग की जर्जर स्थिति को देखते हुए कई सालों से इसके ट्रीटमेंट की मांग चल रही थी। ट्रीटमेंट का काम 45 दिनों तक चलेगा। इस दौरान सुरंग बंद होने से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। जवाड़ी बाईपास से ही आवाजाही लोगों को करनी होगी। लगभग 65 से 68 साल पुरानी ये सुरंग है। अब जाकर इसमें कुछ काम हुआ है। लगभग 4-5 सालों से इसमें बड़े बड़े ब्लॉक थे जो कि लगातार नीचे गिर रहे थे। कई बार कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन भगवान की कृपा से नहीं हुआ। उसके लिए हमने टीएचडीसी के साथ तकनीकी राय के लिए एग्रीमेंट किया हुआ है और इसके प्रथम चरण में जो 21 मीटर का टुकड़ा जिसमें कि डिस्टेबलाइज हो चुका थी ट्रेन की लाइनिंग, उसको रिमूव कर दिया गया है। इसको जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन इसके हो चुके हैं। और अब खबर रुड़की से, जहां पर सेना और ग्रामीणों के बीच एक बार फिर रास्ते को लेकर विवाद की खबर है। सूचना मिलते ही पुलिस और पीएससी के जवान भी मौके पर पहुंचे। मामले को शांत कराया गया। एसपी देहात ने बताया कि आर्मी की ओर से 3 नामजद ग्रामीणों और दूसरे अज्ञात ग्रामीण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पूरे मामले की जांच अब चल रही है। कोतवाली सिविल लाइन रुड़की में तहरीर दी गई है, जिसमें अंतर्गत धारा 147, 332, 336, 353, 427 आईपीसी एवं 2/3 सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। इधर उत्तरकाशी में आए दिन गुलदार की धमक लगातार देखने को मिल रही है। आलम इस कदर है कि गुलदार सुबह शाम अब बस्तियों के आसपास भी नजर आता है। धौंतरी मार्ग पर चौरंगी खाल के पास सड़क किनारे ये तस्वीर देखिए, गुलदार कैमरे में कैद हुआ। गुलदार इतना बेखौफ था कि गाड़ियों की आवाजाही के बाद भी वो वहां से हटने को तैयार नहीं। चौरंगी खाल के पास सड़क पर वाहनों की आवाजाही के बीच भी बेखौफ ये गुलदार काफी देर तक टहलता रहा। बाद में गुलदार जंगल की ओर खुद ही चला गया।
इधर कॉर्बेट रिजर्व में इन दिनों बाघों का जमकर दीदार हो रहा है। यहाँ कई बाघिनें अपने शावकों के साथ नजर आ रही हैं, जिन्हें देखकर पर्यटक और कॉर्बेट प्रशासन काफी खुश है। लेकिन कॉर्बेट प्रशासन के लिए शावकों के साथ दिख रही इन बाघिनों ने चिंता बढ़ा दी है। उसे जहां इनकी सुरक्षा की चिंता है, तो वहीं शावकों के साथ बाघिन उनकी सुरक्षा के लिए भी हिंसक हो सकती है, जिससे संघर्ष की भी स्थिति बन सकती है। इसलिए कॉर्बेट प्रशासन इनकी मॉनिटरिंग कर रहा है। आबादी और सैलानियों को दूर रखने की कोशिश हो रही है इन बाघों से। टाइग्रेस अपने कब्ज के साथ दिखाई देती है, उन स्थानों को हम स्पेशल मॉनिटरिंग करते हैं ताकि वो अपने कब्ज के साथ किसी हैबिटेशन के आसपास ना आ जाए, या फिर यदि कोई टूरिज्म जोन में ऐसी कोई टाइग्रेस मूव कर रही है तो टूरिस्ट के साथ उसका डायरेक्ट कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए। लेकिन ये है कि अलग अलग लोकेशंस पे टाइग्रेस जो है वो कैमरा ट्रैप के माध्यम से भी और जो डायरेक्ट साइटिंग के माध्यम से भी अलग अलग लोकेशंस पे दिखाई देती है। हालांकि ऐसी ही तस्वीरें सैलानियों को रोमांचित भी करती हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान भले ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में क्षमता से ज्यादा वन्यजीव होने का दावा करता हो, लेकिन इस मामले में कॉर्बेट प्रशासन की अपनी ही दलील है। कॉर्बेट प्रशासन का कहना है कि कॉर्बेट में वन्यजीवों की स्थिति संतुलित है, क्योंकि प्रकृति को अपना बैलेंस बनाना आता है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है एक इकोलॉजी है, और इकोलॉजी जो है अपने आप को बैलेंस करती है नंबर ऑफ प्रे और प्रेडेटर्स के बीच में। कॉर्बेट के अलावा यहाँ पर कई सारे ऐसे डिविजन्स भी हैं जो टाइगर या अन्य वाइल्ड लाइफ के ध्यान से बहुत ही अच्छे एरियाज हैं। इधर कोरोना संक्रमण के कम होते ही कई प्रवासी फिर से मैदानों की ओर लौट गए हैं, और लमगड़ा के कुछ युवाओं ने अल्मोड़ा में फ्लावर डेकोरेशन और पहाड़ी उत्पादों को बेचना शुरू किया, और अब अपने साथियों को भी ये रोजगार दे रहे हैं। अगर आप में हुनर है तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ये कर दिखाया लमगड़ा के कुछ युवाओं ने, जो दिल्ली सहित कई महानगरों में काम करते थे, लेकिन कोरोना के कारण उनका काम छिन गया। अब अपने गांव से फूलों और जैविक पहाड़ी उत्पादों को लाकर नया बाजार दे रहे हैं। मैं पहले दिल्ली IRI पूसा में काम करता था, और उसके बाद लॉकडाउन में घर आया। अलग अलग काम करने वाले युवाओं की नौकरी कोरोना संक्रमण खा गई, लेकिन युवाओं ने हिम्मत नहीं हारी और खुद का ही रोजगार करने की ठानी, और अब अपने ही घर में रहकर अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। हम एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेशन का काम करते थे हल्द्वानी में। लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा उस कारोबार में डिस्टर्ब हो गया हमें, तो फिर आके हमने अपने घर से ही फूलों का कारोबार शुरू किया है। अल्मोड़ा में एक छोटी सी दुकान ली है। अभी अच्छा खासा रिस्पांस आ रहा है शुरुआती तौर पे ही। कोरोना संक्रमण ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। मेहनती और साहसी युवाओं ने पहाड़ में ही रहकर स्वरोजगार अपनाया और पहाड़ी उत्पादों को नया बाजार भी दिया। इतना ही नहीं, दूसरे प्रवासियों को भी अपने रोजगार से जोड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। द अनलॉक के बाद से टिहरी झील में लगातार सैलानियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे बोट व्यवसायियों में काफी खुशी है। दूर दराज से पर्यटक टिहरी झील में बोटिंग और वाटर एडवेंचर के लिए पहुंच रहे हैं। कोविड की गाइडलाइंस के अनुसार टिहरी झील में बोटिंग कराई जा रही है। सैलानियों का भी कहना है कि कोविड की वजह से लॉकडाउन से वो घर में रहने को मजबूर हो गए थे, काफी बोर हुए, और अब जब अनलॉक के बाद परिवार के साथ घूमने पहुंचे हैं, टिहरी झील में बोटिंग का आनंद उठा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ के मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि अपने इंडिया में इतनी अच्छी झील और इतना अच्छा यहाँ इन्होंने पर्यटन डेवलप किया है। और सही बताएं तो हम बाहर भी गए इससे पहले, बैंकॉक वगैरह से भी अच्छी यहाँ हमें फीलिंग हुई आके। कोरोना के डर से अब हम निकले हैं फैमिली के साथ, तो परिवार में भी सबको अच्छा लग रहा है, बच्चों को भी अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है, मूड चेंज हो। और टिहरी में डोबरा चांठी पुल पर आवागमन शुरू होने के बाद से ट्रैफिक लगातार बढ़ने लगा है। अब प्रतापनगर क्षेत्र के लोगों ने चांठी प्रतापनगर रोड के चौड़ीकरण की मांग की है। साथ ही सड़क किनारे सुरक्षा दीवार और बैरिकेडिंग लगाने की भी मांग की गई है, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। वहीं डोबरा चांठी पुल के प्रोजेक्ट मैनेजर SS मखलोगा का कहना है कि पुल की अप्रोच रोड में कैश बैरियर लगाए जा रहे हैं और मोटड़ा से चांठी तक की रोड को और ज्यादा सुरक्षित बनाने की कोशिश चल रही है।
अगर साइड वाली जो सड़कें हैं वो बहुत कंजस्टेड है, क्योंकि एक तो पीएम जसवाई में ग्रामीण सड़क है, उसका उच्चीकरण करना भी बहुत ज़रूरी है। और जो अभी जो है एक सड़क जो अप्रोच और वन्य पुल से लेकर चांठी तक, उसमें भी अभी कहीं जो है क्रॉस बैरियर जिसको हम कहते हैं सुरक्षात्मक दृष्टि से वो भी नहीं लगे हुए। तो कोरोना खतरे के बीच ही एक तरफ सैलानियों की आने का संख्या जो है आने की वो बढ़ गई उत्तराखंड में, तो दूसरी तरफ कंट्रोल करने की जो चुनौती है वो भी सरकार और प्रशासन के सामने बढ़ गई है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।